लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दो जिससे कि आगे चल जाए। मैथ की बुक बताएं, दामिनी बहुत सारी हैं। मैथ की बुक अगर मैं कहूं आपसे तो आप मैथमेटिक्स के लिए जनरल वे में RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट की। इसके साथ साथ अगर आप पेडागॉगी की बात करें तो मेरे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। लगभग 5000 क्वेश्चंस पेडागॉगी के मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, प्लस पर भी और स्पेशल पर भी। तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो और सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और अब तक आपने बहुत हलवा खाया है क्योंकि बहुत आसानी से आपने सभी क्वेश्चंस को बताया है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने शुरुआत की है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, यदि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे पेडागॉगी और साथ में पेडागॉगी को भी लूंगा। पेडागॉगी के साथ साथ मैं आपको कवर अप कराऊंगा सब चीजें, यानी कंटेंट भी कवर होगा और हम जानेंगे कितने चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं। यदि 24 सिक्कों में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों का कुल मूल्य 13.75 है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बता दो जरा कितनी होगी। तो देखते हैं जवाब आपकी तरफ साथ साथ में, क्योंकि मैथमेटिक्स है यहां पर ऑप्शन देने का इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बाकी विषयों में तो आप टिक 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 कर देते हैं, यहां पर तो मेहनत करनी पड़ेगी। कॉपी पेन लेकर बैठो, है ना। और सवाल को शुरू करते हैं। देखिए सिंपल समझो, मैं छोटी सी बात पहले आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं सिक्कों की, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 50 पैसे को सिक्के में 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 500 पैसे यानी 5 रुपए बन जाएंगे। सही है, यानी सिक्के के मूल्य में अगर आप सिक्कों की संख्या की मल्टीप्लाई करते तो रुपए प्राप्त होते हैं। बस यही तो सवाल है, यही जवाब करना है। तो हाँ देखिए श्रेष्ठ, मेरे साथ कल आपसे बात हुई थी, टॉपिक वाइज शुरू होगा कल से ही। मैराथन क्लास इसमें टॉपिक वाइज नहीं करा सकते, समझ रहे ना श्रेष्ठ। तो यहाँ मैराथन में हमेशा प्रैक्टिस सेशन ही होता है। तो अभी जो मेरी क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी 5 बजे, वहां पर आपको कंटेंट वाइज हम देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो कंडीशन देखिएगा, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं सवाल में क्या छिपा था। टोटल सिक्के 24 हैं। आपने कहा 1 रुपए के सिक्के थे आपके पास, आपसे कहा 50 पैसे के सिक्के आपके पास थे, और आपसे कहा 25 पैसे के भी सिक्के आपके पास थे, है ना। ये पैसे हैं, ठीक है ना। तो ये पैसे मैं लिख देता हूं। हुआ क्या, आपसे प्रश्न पूछा गया साफ साफ कि भाई इसका जवाब दे दो, तो आपने क्या जवाब देने की कोशिश की। तो यहां पर देखते हैं कि भाई टोटल रुपए हैं हमारे पास 13.75 तो मैंने माना 25 पैसे के सिक्के पूछे थे ना, उनकी संख्या मैंने x मान ली फॉर एग्जाम्पल। तो भाई उसने बोला था 1 रुपए पे भी x है, तो 1 रुपए के भी x हो गए। अब खुद सोचो, 1 रुपए के सिक्के x, 25 पैसे के सिक्के x, टोटल 24। तो अगर मैं बात करूं 50 पैसे के सिक्कों की तो मैं 24 में से दोनों को घटा दूं तो ये हमारे पास आ गए। लेकिन क्योंकि मेरा मूल्य रुपए में दिया था तो मैं इन सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। तो देखते हैं अब आपने क्या देखा, इसको रुपए में बदलूं तो 100 का भाग करना पड़ेगा। भाई 50 पैसे में 100 का भाग किया तो बटे 2, इसमें डिवाइड करूं तो 5 का भाग 4, यही तो होगा, क्योंकि 25 पैसे 1/4 रुपए के बराबर होता है, 50 पैसे 1/2 के बराबर होता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने इन रुपए के सिक्कों में मल्टीप्लाई कर दिया, सबको जोड़ा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 13.75 बस यही तो हो गया सवाल, इतना से तो काम करना था। तो क्या करें, आपने देखा x प्लस 2 से काटे 12 माइनस का x प्लस का x/4 बराबर 13.75। या आप कह सकते हैं x से x कट गया तो x/4 इज इक्वल टू व्हाट, 13.75 माइनस का 12 रुपए। या आप कह सकते हैं x बराबर 1.75 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये कितना बन गया 4 और 3 7, तो x बराबर 7। यानी इन सिक्कों की संख्या कितनी है 7। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो बहुत ही सिंपल था। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने रुपए में मल्टीप्लाई कर दी सिक्के की कॉस्ट की, तो मुझे आंसर मिल गया। ओके वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। एक और सवाल, एक फौज में 12,000 सिपाही हैं जिनमें से भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाहियों की औसत ऊंचाई, स्टडी विद मोहिनी मैडम आई है, कह रही है उनके साथ जमकर मेहनत कर लो तो वो बहुत कुछ आपको करा देंगी। चलो उनके चैनल पे चलते हैं। ओके मोहिनी मैम, हम भी आपके चैनल पे आते हैं, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। लिखा था ना सवाल में 13.75 है ना, इसलिए दामनी लिखा था ना यहाँ पर 13.75, इसलिए टोटल को जोड़े ना, 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों को टोटल मल्टीप्लाई किया तो 13.75 के बराबर थे। ओके चलो मोहिनी मैम आएंगे आपके चैनल पर भी, अभी यहाँ पर पढ़ने फिर आपके चैनल पर, क्योंकि अभी तो आप भी नहीं हो, अभी आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो, है ना, अभी तो आप ही हमारे चैनल पर हो, तो पहले आप हमारे चैनल को ढंग से देखो फिर आपके चैनल पर चलते हैं। ओके चलो देखते हैं सवाल। एक फौज में 12,000 सिपाही हैं जिनमें से भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाही की औसत ऊंचाई 1.80 मीटर, भारतीय सिपाहियों की ऊंचाई 1.75 मीटर है। सारी फौज की जो ऊंचाई औसत में है वो 1 से 47/60 है। तो कितने सिपाही हैं, भारतीय वाले कितने सिपाही हैं, ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है खास, लेट्स सी। तो वही कंडीशन देके इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप कर सकते हो। तरीका नंबर 1 मैं बेसिक से बताऊंगा, तरीका नंबर 2 एलिगेशन से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तरीका नंबर 1 बेसिक से देखते हैं। हमने माना भारतीय सिपाही X है, तो आपने क्या देखा, अगर भारतीय सिपाही X है तो यूरोप वाले कितने होंगे, आपने कहा 12,000 माइनस का X, यही तो हुए। अगर टोटल सिपाही 12,000 हैं तो अगर हमने भारतीय सिपाही X माने तो वही जो यूरोपीय सिपाही है वो तो 12,000 माइनस X हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, औसत की बात करता हूं, तो औसत होता है योग बटे कुल संख्या। अगर मैं संख्या निकालूं तो संख्या क्या हो जाएगी, आपने कहा कि योग अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, संख्या गुणा औसत। तो उसने बोला ये तो हो गई भारतीय जिनका औसत था 1.80, तो अगर 1.80 ये हो गए यूरोपीय सिपाही, एक मिनट रखिएगा, ओके। तो भारतीय सिपाही का औसत कितना था 1.75 और यूरोपीय सिपाही का औसत कितना था 1.80। टोटल सिपाही कितने हैं 12,000 और उनका औसत कितना है, आपने कहा एक सही यानी 60 एकम 60 और 47 160/60। तो ये ऐसे होना चाहिए ना, कुल भारतीय सिपाही का योग जमा यूरोपीय सिपाही का योग बराबर इसके योग के बराबर होना चाहिए, हो गया। ओके तो चलो देखते हैं। तो 1.75x प्लस 12,000 माइनस x इंटू 1.80 इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 107/60। तो मल्टीप्लाई कर दे 1.75x प्लस 12,000 में मल्टीप्लाई कर दी आपने 1.8 की, तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 21,600। 1.80x माइनस का प्लस मल्टीप्लाई कर दें तो 21,600 इजिकल टू 12,000 में मल्टीप्लाई करी 21,400। ये आपके सामने मिल गया। इसको इसमें से घटाएं तो कितना है 0.05, इधर लिख देता हूँ 0.5x इज इक्वल टू व्हाट, इसकी इसमें से 200। तो x बराबर कितना हुआ 200 में मल्टीप्लाई कर दी आपने किसकी 0.5 की, तो इट विल बिकम 4,000। डिवाइड कर देंगे ना तो 4,000, यानी आपको मिला 4,000, यानी भारतीय सिपाही 4,000 हैं। साथ में देखिए यूरोपीय सिपाही, तो 12,000 में से 4,000 आपने घटा दिया, तो यूरोपीय सिपाही के बारे में पूछता तो 8,000 यूरोपीय सिपाही थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत बड़े बड़े सवाल हो गए होंगे, आपको पसीना भी आने लग गया होगा, इतने भयंकर सवाल दे दिए मैंने। तो चलो थोड़े से आसान सवालों पर बात करते हैं। अब देखते हैं अब कितना दम है आपके अंदर और अब कितना आप हमें बताते हैं। ओके 2.8 इंटू 4.5 माइनस 1.71 डिवाइड बाई 1.9 इज इक्वल टू व्हाट। इसका तो दे दो जवाब जल्दी से, इंतजार कर रहा हूं। ऐसे सवालों का तो जवाब दे दिया करो कम से कम। बड़े शांत हैं आप लोग, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना, तो इतनी शांति का वातावरण क्यों बनाए कर रखा हुआ है। तोड़ो इस चुप्पी को,
और आंसर दो। कमेंट सेक्शन सुना पड़ा है आप लोगों का, और आप हैं कि बोलते नहीं। पद्मा दामिनी, जेके पाठक, पद्मा, सवालों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। शादी करवा के मानोगे मतलब? गुंजन, मतलब ये शादी ब्याह करवा के मानेंगे? बाद में कर लियो, पहले पढ़ लो। हैं, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो जब सिंपल थ्योरी थी, इसकी मल्टीप्लाई में करें तो आपने देखा कि भाई 2.8 में 4.5 की मल्टीप्लाई कर दें। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 की 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो 12.6 ये आ गया इतना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 12.60। अब देखो 1.71 में 1.9 का डिवाइड करोगे तो 19 निम्मा 171, 0.9। तो भाई इसमें अगर मैं 0.9 घटा दूं तो कितना मिलेगा? आपने कहा 11.7। यही तो जवाब था। बहुत बढ़िया। ना 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 प्रीति, 12.5 नहीं 12.6 आएगा ना। देखो 0 4 6 है ना। तो राइट ऑप्शन मिला 11.7। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पैडागोगी भी आएगी, चिंता मत करो, पैडागोगी भी मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ये स्टेट्स का क्वेश्चन है, और आप जितने भी टेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, सी टेट को क्विट करके आप रीट पढ़ रहे हैं, आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपको हमेशा इस बात का याद रखना है क्या, कि भैया स्टेट्स जरूर आता है एग्जाम में, उसको ढंग से पढ़ लो। तो कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मोड, मीडियन और रेंज। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी, जल्दी से बताइएगा जवाब क्या होता है। तेजी कैसे शुरू करो कहानी, और देखते हैं जवाब क्या देते हैं आप लोग। ओके, तो यहां पर जवाब मिलने लगे हैं धीरे धीरे, हौले हौले। क्या मिलता है जब देखो, पहले मैं बता देता हूं आपको। देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों ही एवरेज की कैटेगरी में आते हैं, तीनों ही औसत की श्रेणी में आते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे औसत की श्रेणी में आते हैं? समझना, अगर मैं बात करता हूं आपसे माध्य की, तो याद रखिएगा माध्य हमेशा जो काम करता है, माध्य हमेशा जो काम करता है वो जो वैल्यूज हैं उनका औसत होता है। माध्यिका उनकी पोजीशन का औसत होती है, और बहुलक उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन का औसत होता है। तो ये होते सारे एवरेज, इसीलिए इनको एक ही श्रेणी में सेंट्रल टेंडेंसी में रखा गया है। इज इट क्लियर? तो ये तीनों जो हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आते हैं, लेकिन परास नहीं आता, क्योंकि परास आता है मेजर ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन में आता है, ठीक है ना। तो परास का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर रेंज कहलाता है, उसी को परास कहते हैं। बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी गुड। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बाकी सबने अच्छा दिया है जवाब। एक और हलवा प्रश्न, जिसको कहते हैं ना हलवा, आसान। 25.50 पैसे का मूल्य पैसों में कितना है? रुपीज 25 रुपए 50 पैसे का मूल्य पैसों में कितना है? सवाल बहुत आसान सा है और जवाब कुछ परेशान सा है। मुझे क्यों लगता है ऐसा कि जवाब कुछ परेशान सा है? तो आप देखेंगे बड़े ही आसानी के साथ जवाब क्या मिलता है। और ये बचपन से हमने पढ़े हैं, जब हम इतने से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि भैया 1 रुपए में, मैं अच्छा हूं नीम खान, आप कैसे हैं? नहीं, मैं अच्छा हूं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। उसने बोला पैसे में बदल दो, तो 25 रुपए 50 पैसे को आपने जब पैसे में बदला तो कितना मिला? आपने कहा 2550, और 5 का जवाब आया बी। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, गुंजन बहुत ही अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, विनय वेरी नाइस, अरे वाह अंजलि बहुत बढ़िया। तो ये लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक नहीं 2 थम्स अप। एक और कक्षा, अब थोड़ा सा पैडागोगी पे चलें, चलो पैडागोगी भी देख लेते हैं प्रीति। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया,
तो कुछ नहीं, 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, या उनकी कॉपियों में खुद ही जाके उत्तर लिख देंगे। ले तू कुछ नहीं करेगा जालिम सिंह, ले मैं ही लिख देता हूं तेरी कॉपी में उत्तर। तो इनमें से कौन सा जवाब आप करेंगे? अगर आप टीचर हैं, बीइंग ए टीचर, तो आप क्या करना चाहेंगे? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, तो देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। उनकी कॉपियों में उत्तर लिखेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर मास्टर जी सबकी कॉपी में जाके उत्तर लिखेंगे तो बच्चा क्या करेगा? है ना, गड़बड़ है ना। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए, अरे वो सही उत्तर प्राप्त कहां से करेगा? बताना तो मास्टर जी को ही पड़ेगा। जब तक मास्टर जी नहीं बताएंगे वो सही कहां से लिखेगा, है ना। और उसको उस समूह में रखेंगे, भाई हमने उसको उसमें उठाकर रख दिया जो सही जवाब करते हैं। उससे उसका फायदा क्या? वो तो अपने आप को और परेशान समझेगा। करेंगे क्या? बिल्कुल उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। जैसे कि बच्चों को बोलते हैं कि ये 44 टॉफी हैं आपके पास, और मैंने दे दी आपको 100 टॉफी 4 जगह, और फिर 4 टॉफी, तो आप बोलेंगे 404 टॉफी। तो उन्हें विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे एक्सचेंज करना विद द ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इस बार भी अच्छा जवाब। यानी पेडागॉजी का तो अच्छा खासा प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है। वेरी नाइस। एक और सवाल, भारी भरकम सवाल नहीं है, आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, ये बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है एग्जामिनेशन में। जितने भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, जो भी सीटेट, रिपीटेड, स्टेट टेट देते हैं, तो वहां पर प्रतिचित्रण बहुत बार पूछा गया है। और प्रतिचित्रण को अंग्रेजी में मैपिंग के नाम से जाना जाता है। किससे? मैपिंग के नाम से जाना जाता है। तो गणित में प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का, यानी मैपिंग को पढ़ाने का मुख्य जो पर्पस है वो क्या है? एक, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या फिर संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? शिवी, क्या बात है कुंदन, ए यानी ए और डी। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। इनमें से कौन सा आप चूज करेंगे? तो यहां पर बी और सी ऑप्शन चूज किया जा रहा है बहुत ही तरीके से, लेकिन साथ का सी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है आप लोगों का। शिवी ने एकदम सही कहा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब भी मैपिंग कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैपिंग के बारे में समझाया जाता है और मैपिंग को कंसंट्रेट किया जाता है, तो मैपिंग हमेशा यूज होती है आपकी त्रिम विचार क्षमता यानी स्पाइरल थिंकिंग को मजबूत करने के लिए। पहले ये समझो मैपिंग बीमारी क्या है, मैं वो बता देता हूं पहले आपको। आपने कई बार देखा होगा, मैंने बोला 2 4 6 8, आगे क्या आएगा? बच्चा बोलेगा जी 10 आएगा। तो दिस इज द मैपिंग, क्योंकि बच्चा मैप कर रहा है, वो फंक्शन क्रिएट कर रहा है कि 2 में क्या जोड़ने पर आगे टर्म मिल रहा है। उसने बोला हर किसी में 2 जोड़ने पर, दिस इज मैपिंग। बच्चा ऐसे करता है कि इसमें 1 बिंदी, इस ट्रायंगल में 2 बिंदी, इस ट्रायंगल में 3 बिंदी, तो आगे वाले ट्रायंगल में कितनी बिंदी है? हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? ओ ओ ओ, ये तो बहुत ही क्लियर है। आप अपनी जो पिक्सल्स हैं उसको बढ़ाएं, क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? 3 डॉट दिखाई देंगे, ऊपर जाओ, अपनी डेंसिटी बढ़ाओ। प्रीति, वही तो मैं बोल रहा हूं भाई, राइट क्लिक करो, अपनी वीडियो पर 3 डॉट्स आएंगे, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करो और जो आपके पिक्सल्स की क्वालिटी है वो 480 या 720 पर सेट करो, देखो चलेगा बढ़िया। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ अंजलि, वही तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो आप अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई देंगे, उन 3 डॉट पर क्लिक करो और जैसे ही उन पर क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी आ जाएगी। 360 सेट कर लो, एकदम सही दिखेगा। 360 सेट करो, चलो जल्दी से मिलेगा सही। गुड आफ्टरनून रूबी, कैसी हैं आप? चलो, तो ये मैपिंग है। तो इसमें क्या होता है, देखो स्पैटल थिंकिंग। अब मैपिंग बच्चा संख्याओं में भी और शेप्स में भी बनाता है, ये तो बात सही है। अनुपातिक विवेचन, ये रेशो एनालिसिस है कि 4 में 2 का भाग करेगा तो क्या आएगा? आप 2 4 6, 2 4 8 16,
ये रेशियो एनालिसिस भी इसमें कंप्लीट करेगा। लेकिन ये दोनों ही काम करेगा। हम समझ लेते हैं मैपिंग हमारा पैटर्न है, जो कि बहुत गलत थिंकिंग है। पैटर्न इज द पार्ट ऑफ मैपिंग, नो इशू, लेकिन हम पैटर्न को सोच के नहीं कर सकते, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो विषय को सरल और रुचिकर बनाना, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने फंक्शन पढ़ा है ऐसा वाला, 1 to 1 मैपिंग, 1 to many, many to 1 और 1 on to 1 into। इनको पढ़ने में कभी दिमाग की दही हो जाती थी, होती थी कि नहीं होती थी? हाँ, कंप्यूटर की वीडियोस भी आएंगी शिवी, वो संडे में कल सैटरडे में होगी सर कंप्यूटर की क्लास, ठीक है ना। तो यहां पर समझिएगा, तो इनको तो पढ़ने में आदमी पसीना छोड़ देता था, आप कह रहे हैं इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये रुचिकर नहीं बनाता, ये टफ बनाता है और निरस्ता को समाप्त नहीं करता। जब बच्चा इसको समझ नहीं पाता तो गेटिंग बोर्ड। इसलिए समझिएगा कि मैपिंग का जो प्रयोजन है वो ये दोनों ही है, कि बालक की स्पाइरल थिंकिंग को और रीजनेबल रीजनिंग को, रेशो एनालिसिस को मजबूत करना। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल आपके सामने, सूत्र का प्रयोग, हाँ ओके शिवा, आई विल शेयर द लिंक। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षणों, सामग्रियों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? क्या देंगे जवाब इसका? तो देखते हैं, विभिन्न आयामों वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सूत्र का प्रयोग किए बिना, ए पैमाना, बी ग्राफ पेपर, सी धागा, डी टाइल्स। ऑप्शंस आर, यहां से शुरू होते हैं, बी और डी, केवल बी, ए और डी, केवल बी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूं जवाब बड़ा खूबसूरत सा मिलेगा आपकी तरफ से। मुझे उम्मीद है आपसे कि जवाब बहुत अच्छे से आप मुझे देंगे, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद लग रहा है। जल्दी से शुरू हो जाओ और क्वेश्चन का जवाब जल्दी से पाओ। बता देता हूं उसका जवाब, ऑप्शन 8 का ए, बी और डी। बढ़िया जवाब गुंजन, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है, बी और डी यानी ऑप्शन नंबर ए। तो गुंजन जी आपने दिया है सही जवाब, और ये थम्स अप के लिए एकदम सही जवाब है, क्योंकि सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। अगर सूत्र का प्रयोग करेगा, अगर हम पैमाने को यूज करते हैं, स्केल को यूज करते हैं, तो समझो अगर मैं स्केल को यूज करता हूं तो प्रॉब्लम कहां होगी? स्केल यूज करने पर स्केल देगा माप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और अगर 4-5 की बात करोगे तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेम धागे से होगा, धागे से मापोगे तो भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर का यूज करते हैं तो ग्राफ पेपर के थ्रू आप सिर्फ ग्रिड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इकाई वर्ग गणना के जो ब्लॉक्स हैं उनकी गिनती की सहायता से आप दो विभिन्न आयाम डायमेंशन वाले रेक्टेंगल्स का क्षेत्रफल समान हो सकता है, आप बता सकते हैं। जैसे आपने कहा 4 गुणा 5 का एक आयत लिया, एक 2 गुणा 10 का आयत ले लिया, तो आपने 4 टाइल्स ऐसे गिने, 5 ऐसे गिने, 20 मिला। ऐसी 2 ऐसे गिने, 10 ऐसे गिने, इससे भी 20 मिला। तो या फिर सेम टाइल्स लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी ब्लॉक्स होते हैं। तो इसकी हेल्प से आप विदाउट फॉर्मूला इन दोनों को टाइल्स की काउंटिंग से, ग्राफ के ब्लॉक गिनने से आप पता लगा सकते हैं। इसलिए बी और डी एकदम सही जवाब है। क्लियर? बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, रात ही मैंने पढ़ाया था इसको 2005 को। निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इनमें से कौन से विषय भाग नहीं है? प्राइमरी लेवल पर ये जो सामने चीजें लिखी, इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं आता? सममिति दैट इज सिमेट्री, प्रतिरूप दैट इज पैटर्न, अनुपात रेशो, और चौपड़ टाइलिंग।
इनमें से कौन सा नहीं आता है? चलो देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं मिलता है आप लोगों को। सी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से जवाब, बड़ा मन गदगद हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब ऐसे जवाब, बिल्कुल सही बात है। अनुपात का जो चैप्टर है ना, वो प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता, इस बात का याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर अनुपात का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। अनुपात का चैप्टर हमेशा आपको कक्षा 5 के बाद स्पेशली अनाउंस किया जाता है। हालांकि अनुपात का विवेचन बच्चा करता है क्योंकि वो चीज़ों को समझता है, भिन्न भी अनुपात है, लेकिन वो अनुपात की समझ और अनुपात का जो चैप्टर है वो प्राथमिक विद्यालय में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसलिए सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, टाइलिंग चौपड़। ये ऐसा होता कुछ आकृति, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टेसिलेशन इसको बोल देते हैं कभी कभार। ऐसी आकृति बन जाए, चतुष्फलक भी बोल देते हैं इसको टेसिलेशन, टाइलिंग भी बोल देते हैं। ओके, तो ये पार्ट होते ही हैं क्योंकि वहां पर इमेज और शेप्स ऑफ टेसिलेशन पढ़ते हैं। तो अनुपात की बात करते हुए नहीं होता है। एक और सवाल, चलिए, यह समझने के लिए, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखते हैं सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी है। कागज की पट्टियों का प्रयोग, 2 डायनीज ब्लॉक का प्रयोग, 3 संख्या चार्ट का प्रयोग, या 4 लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग। यानी पेपर स्ट्रिप, यूज ऑफ डायनीज ब्लॉक, यूज ऑफ नंबर चार्ट, यूज ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो यहां पर मुझे जवाब मिला है एबीसीडी के रूप में। क्या बात है, ए ही मिला है। कोण, देखिए कोण जो होता है ना, कोण भी हम उसको नहीं मापते। देखो अगर मैं आपके पीछे वाले सवाल पर करूं, दैट इज कोण। कोण भी प्राइमरी लेवल पर मेजर नहीं होता, ठीक है ना। कोण की जो चैप्टर है वो भी कक्षा 5 के बाद अपर प्राइमरी में आता है। ओके उत्कर्ष, चलिए देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या मिला है आप लोगों को। ए, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मैं कागज की पट्टी के प्रयोग की बात बताऊं तो कागज की पट्टी मेरे सामने ये रही, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यह है मेरी कागज की पट्टी, आपको दिख रही होगी मेरे हाथ में, दिस इज द कागज पट्टी। अगर बच्चे को मैं कागज की पट्टी के मोड़ने का प्रयोग बताऊं तो मैंने कहा भाई समझ ले बच्चे, कैसे हो बच्चे, सब समझो। उसने इसके 4 भाग किए ऐसे, ये वाले दिख रहा है, 4 भाग कर दिए ऐसे, तो चौथा भाग इतना दिखाई दिया है ना। यानी उसने इस पट्टी के 4 भाग किए ऐसे। ये एक पट्टी थी जिसके उसने 4 भाग किए, 1 2 3 4। सेम पट्टी दूसरी थी जिसके उसने 3 भाग किए, जिसके मैं भी करके दिखाऊंगा, 1 2 और 3 ऐसे। अब उसने इसके 3 भाग कर दिए ऐसे। तो आप खुद बताओ बच्चे को समझ में आ जाएगा आराम से कि नहीं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। हेलो चंचल सर, हाउ आर यू? चंचल सर कैसे हैं आप? चंचल सर का मैंने बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू था। मैं, आप बताइए कब शुरू करेंगे चंचल सर? मैं लीव कर दूंगा चंचल सर, आई लीव इट। अब मैं 2:30 बजे लीव कर दूंगा आपने क्वेश्चंस के बाद। 2:30 बजे चंचल सर आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चंचल सर, डोंट वरी। ओके 2:30 मैं क्विट कर दूंगा, ठीक है ना। और 2:30 से, हाँ भाई एक अनाउंसमेंट स्पेशल, मेरे बाद चंचल सर का कुछ टेक्निकल इशू था जो रिजॉल्व हो गया है, और मेरे तुरंत बाद चंचल सर 2:30 पर एक्यूरेट आपके सामने दोबारा से आ जाएंगे। हाँ ओके डन, ठीक है। तो बच्चे ने क्या कहा, पट्टी दिखाई, तो आप खुद बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है। आप कहेंगे सर ये 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 और 1/4। यानी आपने क्या देखा, आपने ये पाया कि ये वाली पट्टी बड़ी है, ये छोटी है। तो बच्चों को दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कागज की पट्टी का प्रयोग, क्योंकि बच्चा छोटा है, चुन्नू मुन्नू है समझने में। डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग याद रखिएगा, डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग भी बता दूं वो भिन्नों में नहीं होता है।
डायनीज ब्लॉक का प्रयोग पूरी गिनती गिनने में और स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करने के लिए होता है। संख्या चार्ट का प्रयोग संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और एलसीएम मेथड जो होता है वो समझाने का तरीका है बाद का। पहले बच्चे को कागज की पट्टी, गोलाकार आकृति को काटना, रोटी को तोड़ना, पिज्जा के टुकड़े करना, ये सब सिखाया जाता है। इज इट क्लियर? तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, स्वागत करें। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ए, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। इनमें से प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक की कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहलू तो सारे अच्छे हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ये आपको देखना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो आप लोग कह रहे हैं सर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि एनसीएफ ने तो यही कहा है कि बालक को मौका दो। जैसे अभी हमारे साथ मैडम जुड़ी थी, वो कह रही थी मुझे एक बार मौका दो तो मैं आपको सुपरस्टार बना दूंगी, वही कंडीशन है। तो बालक भी कहता है, एनसीएफ भी कहता है भैया बालक को मौका दो, वो आपको सुपरस्टार बना देंगे। यानी आप विद्यार्थियों को अवसर दें, अपॉर्चुनिटीज दें, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स थ्रू विच दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज, देयर ओन कंसेप्ट्स। यानी क्या करना है? गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू स्ट्रक्ट द कंसेप्ट, यानी वो खुद से संकल्पनाओं का निर्माण करें। और जब बच्चा खुद से संकल्पनाओं का निर्माण करता है तो वो आगमनात्मक विधि की तरफ बढ़ता है। और यही तो सही जवाब है, सबसे अच्छा तरीका यही है, बी ऑप्शन। एकदम सही पकड़े हैं आप। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में उपलब्धि कम होने का कारण, कि भाई मेरा बच्चा गणित में बड़ा कमजोर है, पढ़ ही नहीं पाता है ना। बहुत से बच्चे गणित में कमजोर होते हैं, तो इनमें से क्या कारण हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, या फिर लिंग यानी जेंडर, विच वन? तो यहां पर जवाब मिल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर को भी मेंशन कर दिया करें जब लिखें अपने आंसर, तो क्वेश्चन नंबर को भी आप प्लीज मेंशन कर दिया करें, जिससे कि सवाल को करते समय मुझे कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। ओके, तो यहां पर जवाब मिलने लगे हैं। देखो भाई समझ लेना, सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। लिंग, ये हमारी है हर प्यारी, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, हर प्यारी बोली, ए मास्टर जी सुन लो अरज हमारी, ना बनो अत्याचारी, क्योंकि मैं हूं नारी और गणित मुझ पर भारी है। तो यानी हर प्यारी ने स्टेटमेंट दिया, सर जी मुझे गणित नहीं आता क्योंकि मैं लड़की हूं। इधर बोले टिल्लू जी हमारे साथ थे, टिल्लू बोला मास्टर जी मैं भी हूं एक पुरुष और मुझ पे नहीं होता है, चलता है ब्रुश। ब्रुश जानते हो ना, पेंटिंग वाला, कि सर मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूं। तो क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल गलत। तो अब किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होने के लिए लिंग को कारण नहीं मान सकते, जेंडर को नहीं मान सकते, जेंडर बेस को आधार नहीं मान सकते। साथ साथ में व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। आप में से कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से कहते थे पापा मैं तो गणित ही पढ़ूंगा। लड़कियां बोलती थी पिताजी कुछ भी हो जाए गणित ही पढ़ना है, नहीं पढ़ती थी ना, कह देती थी पापा कुछ भी करवा दो, पढ़ाई छुटवा दो, मेरी शादी करवा दो, लेकिन गणित मत पढ़वाओ। तो स्वाभाविक क्षमता तो ये है, गणित पढ़ना ही नहीं चाहता कोई, उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। गणित का स्वरूप इतना टफ नहीं कि आप उसमें उपलब्धि कम करें। लेकिन 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 जो पहला ऑप्शन आपके सामने था ना, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी, वो बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कमजोर है, यानी आप सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, तो आप गणित में जरूर कमजोर होंगे। क्योंकि आपके स्कूल का परिवेश, आपके स्कूल की जो एनवायरनमेंट है वो वैसा नहीं हो सकता जो एक उच्च
वर्ग का होता है, यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो शहर में बड़े अच्छी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ा, जिनकी फीस 1 लाख है ना, हाँ है ना। तो ये समाज, या आप देखते हैं जो हमारे आदिवासी हैं, जिनको आप आदिवासी बोलते हैं, उनके बच्चे तो नहीं पढ़ते। या आपने देखा होगा जो सड़क पर ठठेरा, ठठेरा सुनते ना, ठठेरा, ठठेरा होता है ना, जो लोहे के चीजें बनाते हैं, वो सड़क के किनारे बैठे होते हैं, उनके बच्चों को देखो, वो तो पढ़ते ही नहीं, तो वो तो गणित में ऑलरेडी कमजोर होंगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि रोल प्ले करती है किसी भी विषय में। गणित की बात तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूं, हर विषय में यही उसकी कंडीशन है। ओके, एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित में संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। इनमें से कौन से कथन में रचनावादी दृष्टिकोण है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है? इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। तो किसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है और गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। तो बता दूं आपको, इस मानस दर्शन का मीनिंग होता है विजुअलाइजेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। विजुअलाइजेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इसको बोलते हैं। तो सबसे जरूरी है विजुअलाइजेशन करना। एक बालक तभी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच उसके अंदर आ सकती है, वो रचनात्मक हो सकता है जब वो चीजों को सही से विजुअलाइज करेगा, उन चीजों को सही से देखेगा, सही से जांचेगा। प्रणाम रिंकू, कैसे हैं आप? ब्यूटी के तेहरा का सी, बहुत बढ़िया। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू, यही इस चीज को शो करता है दृष्टिकोण रचनावादी, कि हाँ भाई विजुअलाइजेशन जो है वो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है। बढ़िया। एक और सवाल रचनावादी से ही है। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? अब देखो, पहला मानने वाली बात थी, इस बार पूछा हूं कि नहीं माना जा सकता है। तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं माना जा सकने वाला। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के ही संबंधों को उजागर किया जाता है। गणित के अधिगम में भाषा की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के साथ संबंधों को उजागर किया जाता है। 14वां सवाल की बात करूंगा मैं, 13 सवाल तो पूरा हुआ, 14 सवाल। मैं एकदम अच्छा हूं रिंकू। अब तो जवाब का इंतजार है। अच्छे अच्छे जवाब भी चाहिए भाई बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे जवाब भी आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए। और सेशन को लाइक वाइक करते रहो, लाइक करो, शेयर करो। और डेली अब आपको कंटेंट मिलने वाला है, तो देर किस बात की है, जल्दी से जुड़ो और फायदा उठाओ कंटेंट वाइज स्टडी करने का। तो कंटेंट वाइज स्टडी करने का मौका आपको दिया जा रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मौका उठाओ और जल्दी से शुरुआत करो चीजों की। ओके, तो बी ऑप्शन दिया जा रहा, बहुत ही खूबसूरती से जवाब, उत्कर्ष, पूर्णिमा, शिवी। बढ़िया, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ये रचनावादी अप्रोच नहीं है। रचनावादी अप्रोच होती है बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाने के लिए। क्या आप बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट बना रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, रचनावादी अप्रोच को दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं विषय पर परीक्षा, तो परीक्षा का आयोजन तो रचनावादी अप्रोच में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो वहां कंस्ट्रक्टिविस्ट होता, कुछ बनाने की, कुछ सोचने की कोशिश करता है। आप भी को तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। तो राइट ऑप्शन था, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इज इट ओके? वेरी नाइस। एक और सवाल, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति दिन का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों को भाषा असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है।
या फिर गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? माय साइंस क्लास, ओके सरिता, आप अपनी डेंसिटी को बढ़ाओ। सरिता क्लिक करो और 3 डॉट पर और इसके पिक्सल्स को बढ़ाओ। क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं ना, इसलिए देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ओके देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। बी, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के, ये तो सही बात है, वो बोला सही नहीं है, समझो। बी पुष्कर, समझो भाई, रिंकू, कुन्ना, सब एक ही बात। अभी तो बोला मैंने कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित पर बहुत असर होता है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो पढ़े हो आप लोग, तो आप यहां पर बोला नहीं होना चाहिए। इसका तो असर होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, लेकिन गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये तो थोड़ा सा लोचा लग रहा है। मैंने अभी बताया था स्वाभाविकता में आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आज के जमाने में अभिमन्यु का जन्म होना बंद हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु तो गर्भ में ही सीख गए थे कैसे तोड़ते हैं। हाँ, इस नहीं को बहुत जरूरी पढ़ना, यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आजकल बच्चा नहीं सीखता, बच्चा इस भौतिक संसार में आके चीजों को नहीं सीखता है ना। इसलिए गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की जो प्रतिभा है वो स्वाभाविक नहीं होती, वो क्रिएट करनी होती है। हाँ, नहीं में लोचा है, उस नहीं को ध्यान में रखो। एक और सवाल चलिए, यदि x इज इक्वल टू 1/2 है तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x का मान बता दो जल्दी से। देखता हूं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा हूं। सबसे फास्ट आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का, चलो मैं देख लेता हूं और मानता हूं कि आप में से कौन है जो सबसे तेज इसका आंसर देगा। ओके, हौले हौले तेजी के साथ हम देख रहे हैं आपके जवाब। बी 4/5, सबसे पहले पुष्कर ने जवाब दिया 4/5। चलो, तो अब मुझे मौका मिला है क्वेश्चन करने का, तो मैं भी कर देता हूं। तो ये x इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो मैं पुट कर रहा हूं x का वैल्यू यहां पर। ओके, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। तो x का वैल्यू 1/2 है, तो मैंने 1/2 यहां पुट कर दिया। ऐसे मत करने, गलत है, हम जल्दीबाजी में ऐसा कर देते जो कि मैं गलत करता। तो ऐसे पुट नहीं करने का, क्योंकि वैल्यू क्या है, x बराबर 1/2 है, तो इस x की जगह 1/2 आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे करना है, हम जल्दी से 1/2 सीधा रख देते हैं। अब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, तो क्या बना, मैं इस वाले की बात करूंगा बस अभी। तो 1 प्लस 2/1, तो 1 प्लस 2/1 यानी 3, इन इस पूरे की जगह कितना हो गया, 3। मतलब क्या हुआ, अब देखें, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ये तो हुआ 4/3। 3 ऊपर चला गया तो 3/4, तो x प्लस 3/4, और x का वैल्यू तो 1/2 था। 4 इसका एलसीएम आ गया, तो 2 दूनी 4, 3, 2 5/4, तो राइट ऑप्शन इज ए। तो बी क्यों बता रहे हो सब लोग? सब लोग बी बता रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक ने बोला सभी वही बोलेंगे। अभी क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? मैं फिर बता देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं इसको आगे फिर से सॉल्व कर देता हूं। देखो, यहां तक 3 आया ना, यहां तक तो समझ में आया 3 आया। तो जब 3 आया तो ये कितना बना, ये था x प्लस 1/1 प्लस 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, तो क्या बना, 1/2 इसका वैल्यू था, 1/3 एकम 3 4/3, 3 ऊपर चला गया, 1/2 जमा 3/4, यही तो मैंने किया था यहाँ पर। गुंजन, अभी समझ में आया भाई? यहां तक तो समझ में आया, 3 कैसे आया, 1 जमा 1/1/2, तो ये ऊपर चला गया, ये तो 3 मैंने बता दिया। अब इसको मैंने आगे यहां पर सॉल्व कर दिया है। अभी क्लियर है गुंजन? होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना? डन, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेंटीमीटर में वह संभव वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। यानी आपको लंबाई दी है एक 495, दूसरी लंबाई दी है 900, तीसरी दी है 1665।
अब आपको एक ऐसा मेजरमेंट निकालना है जिसको आप करें और ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सके। नहीं वो सही किया आपने। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और आपको देना है जवाब। तो जल्दी से तेजी के साथ, ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ये जोश एकदम मजबूत होना चाहिए। और ये सवाल मैथमेटिक्स है, इंटरेक्टिव बनाओ इसको। ये तो नींद आ जाएगी ऐसे आप लोगों को, तो नींद से जागो मोहन प्यारो और सवाल देखो, युद्ध करो, उठो, सामने सवाल पड़ा है, सीना ताने सवाल आपके सामने खड़ा है और आपसे पूछ रहा है मुझे जवाब चाहिए। देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप लोग। तो आपने देखा विच इज द मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर 495 900 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। तो देखते हैं जवाब। यानी आपको एक ऐसा चाहिए माप जो इन तीनों को काटे, और तीनों को काटने वाला तो क्या होता है, आपने कहा तीनों को काटने वाला तो HCF होता है। यानी आपको इसका HCF निकालना चाहिए। और HCF कैसे निकलेगा, फैक्टर कर दें। चलो आपने फैक्टर करने शुरू किया, 495 का फैक्टर करते हैं, 3 3 9 5 45 5 4 9 11, 900 के करें, 2 से काटा 450, 2 से काटा 225 और 225 को काटेंगे तो 5 कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। अब सही है, 3 माफ करने का, ओके 3 इंटू, अब सही है, 3 5 बन जो 25 थे 75, दूनी 100, 150, अब सही। 1655 की बात करते हैं। तो 1655 की क्या होंगे, आपने देखा 3 से कट जाएगा 6, 5 11 और 7 18, 3 फिर कटेगा 5 गुना 37, ये इसके फैक्टर आ गए। हाँ वही कर रहा हूं, मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा उसके बाद। अब क्या करें, आपने देखा 3 2 3 दोनों में है, निकाले कॉमन, गुना 5 भी है, 5 9 5 45। तो ये तो बेसिक तरीका जैसे आप सवाल को हल करते हैं। अदरवाइज आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, आप डिवाइड 25 से डिवाइड करके देख लो। देखो सिंपल सी बात है, 25 से 495 नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से कटने वाले या तो 25 में 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा। 35 से काट कर देखो, और 35 से काटें तो इस 35 से ये नहीं कटेगा, हाँ 45 से कट सकता है, 900 भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, बाई ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 18वां सवाल। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा करता है, तो 7 आदमी मिलकर इसके 7 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। हालांकि इसका आंसर आप ऑरली दे सकते हैं, पर मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा कि ऑरली के साथ साथ आप इसको कैसे न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। ओके, ए 7 दिन, कुंदन जी ने कहा है 7 डेज। आप सब लोग क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, एक आदमी एक काम एक दिन, 7 आदमी 7 काम 7 दिन, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। या आपको याद है ना, असली मसाले सच सच, याद आया कुछ, असली मसाले सच सच, तो आप बोलते हैं, ऐड भी देखते हैं, MDH, बस वर्ग से डिवाइड कर देते हैं, सवाल आपके सामने तैयार हो जाता है। ओके, तो M1 D1 H1, S तो है ही नहीं, तो M1 D1 और W1, M2 पूछ रहा है नहीं, तो 7 आदमी कितने दिन, उसने बोला दिन लगेंगे 7, जितने भी लगेंगे भाई साहब, है ना। तो आप इसको ऐसे, लेकिन सिंपल सी बात करते हैं तो राइट ऑप्शन आपको मिल जाता है ए। तो ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आपको आसानी से सवाल को समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। ओके, तो एक आदमी काम निकलेगा एक, तो आपने देखा दिन, एक दिन में एक आदमी, 7 दिन में 7 आदमी। ठीक है, बढ़िया। एक और सवाल तेजी से करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा समय समाप्त हो जाएगा, 10 मिनट बाद चंचल सर आ जाएंगे। फिर एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है,
तदनुसार यदि उसने 20% लाभ होता तो बिक्री मूल्य कितना होता, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज द डिफरेंस इज 240 एंड द प्रॉफिट इज 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस पूछा है, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस पूछा है। और मैं आपको एक बड़ा एक अच्छा वक्तव्य आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अभी इस क्लास के लास्ट में। ये जो तरीका, पहले मैं सवाल को बता देता हूं। यहां पर ए ऑप्शन मिला है मुझे उत्कर्ष का, तो देखते हैं उत्कर्ष पहले का दिया किसी का दे रहे हो। चलो देखते हैं। एक वस्तु का लागत, आप सभी जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है ना। प्रॉफिट ऑलवेज भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया 20% और एसपी माइनस सीपी उसने दिया है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अंतर 240, तो 20% का वैल्यू 240 के बराबर है। उसने पूछा है बिक्री मूल्य। अब याद रखना कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। 20% का प्रॉफिट मिला तो विक्रय मूल्य कितना हो, 120%। तो भाई साहब आपसे 120% का वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके, तो समझो इसकी गुणा ऐसे, इसकी गुणा ऐसे, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन 220, तो ये हो गया 12 बार ये 144, 1440 रुपए। बात समझ में आई। अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है यानी उसका लागत मूल्य क्या है, तो 20% का वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ था, तो आप 100% का वैल्यू निकालते। बात समझ में आ गई। तो जिसका भी पूछा है आप उस परसेंट को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताने वाला था वो बता देता हूँ। ये जो 1440 है ना, एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 1440 रुपीज। तो मैंने बोला 1440 रुपये कहाँ से आए हैं। जब इस सवाल को मैं बना रहा था तो मेरे माइंड में था मैंने किसी को पैसा दिया नहीं, लिया नहीं, टर्म कहाँ से आई है। अब आपको सवाल कराते समय मुझे याद आया कि वो टर्म यहाँ से थी, 1440 रुपये वो यहाँ से निकला था जो मेरे अकाउंट में आया है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बड़ा अमाउंट लिखता तो शायद कुछ और मिल जाता। अब लेकिन क्या करें, इतना ही लिख पाया मैं। आगे बढ़ते हैं, 20वां सवाल देखते हैं आपके सामने क्या है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है, दूसरा 10 भाग वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए भुगतान करता है। उसके द्वारा पहले बैंक से लिया गया ऋण रुपए में कितना है। देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखो इस सवाल को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला वाला माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा वाला इनटू दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस इनटू 100 मल्टीप्लाई बाई अपॉन टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इनटू दूसरे की दर। ये बहुत ही मुश्किल फार्मूला, कब तक रटोगे इसको, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं इसको आपको एलिगेशन से बताता हूँ। आप कर तो ऐसे भी सकते हो लेकिन मैं इसको एलिगेशन से बताना चाहूँगा। देखो ये 950 रुपये का ब्याज मिला कितने पर, 10,000 रुपये पर। तो 950 रुपये का ब्याज 10,000 पर मिला इंटू 100 9.5, यानी उसे कुल सौदे पर जो उसे टोटल ब्याज देना पड़ा ऑन एन एवरेज 9.5% का देना पड़ा। ये बात समझ में आ गई। 9.5% का ब्याज उसने टोटल दिया 10,000 रुपये पर, क्योंकि उसे टोटल दोनों का मिलाकर 950 रुपये देना पड़ा। तो 9.5% का ब्याज आपको समझ में आया कैसे निकला है, क्योंकि 950 रुपये दिए तो 9.5 एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। आपने क्या देखा, ये धन था 8% की दर पर, ये धन था 10% की दर पर, और टोटल पर कितना हुआ 9.5। बात समझ में आ रही है।
एलिगेशन कब लगता है? जब सभी चीज समान हो, एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी, और जो एवरेज कॉस्ट है, जो मिक्सचर की जो हम बढ़ाते हैं, मिक्सचर की जो कॉस्ट है, बीच में होना चाहिए। तो मैंने इस बार एलिगेशन लगाया ऐसे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 9.5 माइनस 8, 1.5। 9.5 माइनस 10, 0.5। अब इनको कंडीशन से इनको रेशो में बदल दो। 5 6 कम 5, 5 3 15, तो 1:3। यानी वो जो धन था वो 1:3 के अनुपात में बटा। समझ रहे हो बात को? यानी 8% पर जो धन लिया वो 1 अनुपात में था, 10% पर लिया गया धन 3 अनुपात में था। टोटल धन था 10,000 रुपए। अब 10,000 को अब 3:1 में बांट लो, 1:3 में बांट लो। 10,000 को कितने में बांटे? 1:3 में। तो अब तो बांट लोगे ना, टोटल इससे बने 4, और 10,000 में आपने 4 का डिवाइड कर दिया, 2,500 रुपए। तो 1 अनुपात का वैल्यू 2,500 रुपए है। और वही आपसे पूछा था कि पहले बैंक से 8% पर लिया गया था, तो वो 2,500 रुपए उसने उधार दिया। इज इट क्लियर? तो ये आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं ना। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? इजीली मैनेज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए।